जीके गुरुजी अड्डा पे आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अधिगम की अवधारणा तथा अधिगम के अंतरण और अधिगम की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था और आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अधिगम को प्रभावित करने वाली अवस्थाएं। अधिगम किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो जॉन एडम्स थे उन्होंने कहा कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी अर्थात डाईपोलर, मतलब इसमें दो लोग रहते हैं, एक शिक्षक रहता है और दूसरा उसका छात्र रहता है और इन दोनों के बीच में अधिगम होता है। अर्थात जॉन एडम्स का कथन है कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। इसके बाद जॉन डीवी, जो कि एक प्रगतिवादी के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। अर्थात शिक्षा में केवल दो लोग नहीं बल्कि तीन लोग रहते हैं, तीन चीज़ें जो चलती हैं। एक होता है पाठ्यक्रम, दूसरा शिक्षक और तीसरा छात्र। अर्थात इन्होंने कहा कि शिक्षक और छात्र के बीच में अधिगम तब तक नहीं हो पाता है जब तक पाठ्यक्रम या विषय वस्तु का पता ना हो। तो जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है और जॉन एडम्स ने कहा कि शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया होती है। अब हम बात करते हैं कि अच्छे शिक्षक की विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अधिगम को प्रभावित करती हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाली अवस्थाओं में बात करें तो फिर पहले प्रभावित करता है कि शिक्षक किस प्रकार से है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। फिर दूसरा कड़ी होती है शिक्षार्थी अर्थात छात्र की भूमिका क्या है और छात्र भी किस प्रकार से पढ़ रहा है, तो वह भी अधिगम को प्रभावित करता है। तो अधिगम को प्रभावित करने के लिए दो लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी। इनके अलावा विद्यालय का भी अलग रोल होता है, हमारे समाज का भी अलग रोल होता है, लेकिन मुख्य भूमिका शिक्षक और शिक्षार्थी की होती है। इसीलिए हम पहले देखते हैं कि ये कैसे अधिगम को प्रभावित करते हैं। इसके लिए पहले देखते हैं कि अच्छे शिक्षक की विशेषताएं क्या होती हैं। किस प्रकार से एक शिक्षक की विशेषताएं हो तो उसका अधिगम सुचारू पूर्वक चल सकता है। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करे, अर्थात शिक्षक कैसा होना चाहिए जो छात्र को सीखने के लिए मोटिवेट करता रहे कि वह आगे निरंतर सकारात्मक चीज़ें सीखता रहे। शिक्षक को सुगम करता, सुविधादाता, परामर्शदाता होना चाहिए। सुगम करता अर्थात जो चीज़ों को सरल बना दे। जैसे एक शिक्षक किसी कठिन विषय वस्तु को अपने उदाहरणों द्वारा या अपनी व्याख्या द्वारा छात्र को इस प्रकार बताए कि वह विषय वस्तु छात्र को बहुत आसानी से समझ आ जाए। तो शिक्षक छात्र को सुगमता पूर्वक विषय वस्तु को समझा सकता है, उन्हें सुविधा प्रदान कर सकता है। जैसे कोई विषय वस्तु अगर किसी छात्र को कठिन लग रही है तो वह उन्हें समझाने का प्रयास करे। और परामर्शदाता अर्थात सलाह देने का काम भी एक शिक्षक का ही होता है कि छात्र अपने जीवन में किस प्रकार से अध्ययन करे, आगे वह कौन सा लक्ष्य चुने, यह सब भी एक शिक्षक को छात्र को बताना चाहिए। तो शिक्षक को सुगम करता, सुविधादाता और परामर्शदाता होना चाहिए। इसके बाद शिक्षक में धैर्य व दृढ़ता हो। दृढ़ता अर्थात सिखाना है तो सिखाना है, मतलब जैसे आलस ना हो शिक्षक के पास, शिक्षक में धैर्य हो। वह अगर धैर्य नहीं होगा किसी टीचर के पास तो वह बच्चों की बातों को सुनेगा ही नहीं और बार बार क्रोधित होता रहेगा। किसी भी शिक्षक को सभी छात्रों की पूरी बात को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि इस बच्चे को कहाँ पे कौन सी समस्या आ रही है जिसे मुझे उसे समझाना है। और उसके अंदर दृढ़ता हो। दृढ़ता अर्थात मुझे अगर आज क्लास लेना है, मुझे आज अगर गणित सिखाना है तो मुझे पढ़ाना है। नहीं तो अगर कई टीचर सोच लें कि आज रहने देते हैं पढ़ाने के लिए, 2 दिन 3 दिन छुट्टी ले लेते हैं, तो टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें अगर क्लास लेना है तो उन्हें जाकर क्लास में पढ़ाना चाहिए। इसके बाद एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञाता होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान, पहले वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि बाल मनोविज्ञान अर्थात तो बालक के व्यवहार के बारे में अध्ययन करना, या क्या कहलाता है, बाल मनोविज्ञान। तो प्रत्येक शिक्षक को अपने छात्रों का, अपने बालकों का, उनके व्यवहारों का अध्ययन करना आना चाहिए। उनको देखकर उनकी समस्याओं को समझना चाहिए।
संप्रेषण में कुशलता। प्रत्येक अध्यापक में संप्रेषण अर्थात अपनी बातों को कह सकना और दूसरे की बातों को अच्छे से समझ सकना, कम्युनिकेट करना की कुशलता होनी चाहिए। अब संप्रेषण की कुशलता अगर किसी भी अध्यापक में नहीं रहता है तो वह अपने बच्चों को विषय वस्तु या कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा नहीं पाएगा, और यदि कोई बच्चा भी उससे कुछ पूछ रहा है तो वह अगर अध्यापक ढंग से समझ नहीं पा रहा है तो वह जान नहीं पाएगा कि उसका छात्र पूछना क्या चाह रहा है। तो एक कम्युनिकेशन या एक संप्रेषण की कुशलता एक शिक्षक में अवश्य होनी चाहिए। आगे बात करें तो शिक्षण विधाओं का ज्ञाता होना चाहिए। एक शिक्षक को अलग अलग शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कोई बालक अगर खेल विधि से सीखना चाह रहा है तो उसे खेल विधि से भी सिखाना आना चाहिए। यदि उसे कोई बालक को कहीं पे हमें ह्यूरिस्टिक मेथड का यूज़ करना है, ह्यूरिस्टिक मतलब खोज विधि या आविष्कार विधि, तो हमें उसका भी प्रयोग करना चाहिए। तो अलग अलग शिक्षण विधाओं का ज्ञाता हो जिससे वह उसे जब जिस भी विधि की ज़रूरत हो वह विधि का प्रयोग अपनी शिक्षण में कर ले। विषय में प्रवीणता अर्थात जानकार हो। कोई भी अध्यापक यदि अपने ही विषय में जानकार नहीं होगा, ज्ञान नहीं रखेगा, तो वह बच्चों को भी अच्छे से समझा नहीं पाएगा, क्योंकि बच्चों के कॉन्सेप्ट को तभी वो क्लियर कर सकता है जब उसका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो वह जिस भी विषय का टीचर हो उसे उसमें पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात कि उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो, क्योंकि एक टीचर अगर स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसके अंदर तनाव, चिंता, दुविधा, भग्नाशा अर्थात आशाओं का टूटना और भावना ग्रंथियाँ, जैसे भावना ग्रंथियाँ का अर्थ है जैसे जातिवाद, संप्रदायवाद ना हो कि कोई शिक्षक है वह अगर क्षत्रिय है तो वह जो भी बालक क्षत्रिय हो सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दे, उन्हीं की बातों को सुने, उनसे ही प्रश्न पूछे, तो वह इस मनोभाव वाला नहीं होना चाहिए। वह लोकतांत्रिक भावना वाला होना चाहिए, सभी की बातों का सुनने वाला होना चाहिए और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर वह शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो वह बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि वह खुद ही विद्यालय आने में असमर्थ होगा। तो ये थी कुछ शिक्षक की विशेषताएं। अगर शिक्षक में ये सारी विशेषताएं हैं तो अधिगम अच्छे से होगा, और अगर इसमें से कुछ विशेषताएं नहीं हैं तो यह अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि छात्र किस प्रकार से अधिगम को प्रभावित करता है। तो छात्र की विशेषताओं को देखते हैं। अच्छे छात्र की विशेषताएं सीखने के लिए प्रेरित हो, अर्थात छात्र ऐसा हो जो सीखने के लिए प्रेरित हो। वह जब भी विद्यालय या कक्षा में जाए तो निरस ना बैठा रहे, बल्कि वह नवीन चीज़ें सीखने के लिए प्रेरित रहे। जिज्ञासु हो, मतलब अगर टीचर उसे कुछ पढ़ा रहा है तो यह क्यों हो रहा है, किस प्रकार होगा, यह सब जानने के लिए उसके अंदर तत्परता हो, वह जिज्ञासु हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय प्रतिभाग करे। अगर कोई भी कार्य कक्षा में चल रहा है तो वह निष्क्रिय ना बैठा रहे, बल्कि सक्रिय रूप से उसमें भाग ले। जैसे अगर कोई ड्राइंग बन रही है तो वह ड्राइंग आर्ट बना रहा है, कोई और एक्टिविटी हो रही है, पाठ सहगामी क्रियाएं हो रही हैं, तब वह उसमें भी प्रतिभाग करे, तो यह अच्छे छात्र की विशेषताओं में आता है। और इसमें भी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो। कोई भी छात्र यदि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो वह अच्छे से अपने अध्ययन में, अपने अधिगम में और कक्षा में ध्यान नहीं दे पाएगा, ना ही वह कुछ सीख सकेगा। तो ये थी कुछ छात्र की विशेषताएं और शिक्षक की विशेषताएं। यदि ये विशेषताएं हैं तो अधिगम सुचारू पूर्वक चलता है, और अगर ये विशेषताएं नहीं होती हैं तो ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम किस प्रकार से अधिगम को प्रभावित करता है, इसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम विषय वस्तु की विशेषताएं, जो हमारा पाठ्यक्रम हो वो अर्थपूर्ण हो अर्थात उपयोगी हो। पाठ्यक्रम ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए जो छात्रों के लिए उपयोगी ना हो, उनकी समझ से परे हो। और पाठ्यक्रम में लचीलापन हो, जैसे अगर हम कुछ पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों को और वो उन्हें कठिन लग रहा है तो वही पाठ्यक्रम, वही विषय वस्तु हम कुछ अलग ढंग से
उनके सामने प्रस्तुत करें कि जिससे उन्हें समझ में आ जाए, अर्थात उसमें लचीलापन हो, हम छात्रों के हिसाब से उसमें परिवर्तन कर सकें, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, बालकों के अनुसार हमें उसमें परिवर्तन करना चाहिए। छोटी छोटी तर्क संगत क्रमिक इकाइयों में बटी हो। तर्क संगत क्रमिक इकाइयों में अर्थात जैसे हमारी किताब होती है तो किताब में अलग अलग चैप्टर होते हैं और एक चैप्टर के अंदर भी अलग अलग टॉपिक होते हैं, मतलब छोटे छोटे खंडों में बटा होना चाहिए और उन खंडों को हमें थोड़ा थोड़ा करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जैसे हमारी किताबें होती हैं अलग अलग चैप्टर और हर एक चैप्टर में भी अलग अलग खंड। तो ये थी पाठ्यक्रम की विषय वस्तु। यदि ये सारी विशेषताएं होती हैं तो अधिगम सुचारू पूर्वक से चलता है और शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम ये तीनों अधिगम को प्रभावित करते हैं। बहुत हद तक विद्यालय भी प्रभावित करता है, जैसे विद्यालय का वातावरण अच्छा होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, तो विद्यालय भी अधिगम को प्रभावित करता है। इसके बाद देखते हैं अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं। अधिगम का पहला प्रकार है प्रेक्षण या अवलोकन द्वारा अधिगम, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। इस सिद्धांत को या इस विधि को वंडूरा और वॉल्टेयर ने दिया था, प्रेक्षण या अवलोकन द्वारा अधिगम। इसमें इस प्रकार में प्रेक्षण अर्थात उद्देश्यपूर्ण देखना, ऐसा देखना जिसमें मस्तिष्क सक्रिय हो। प्रेक्षण या अवलोकन सिर्फ देखना नहीं होता है, मतलब किसी भी बालक को या किसी भी व्यक्ति को हम अगर किसी उद्देश्यपूर्ण ढंग से देख रहे हैं, उसके किसी एक विशेष व्यवहार को देखने के लिए हम उस पर नज़र रख रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रेक्षण या अवलोकन। जैसे उसे ऑब्जर्व कर रहे हो कि वह यह कार्य किस प्रकार करता है, और इसमें यदि हमारा मस्तिष्क सक्रिय है तो हम इसे बोलते हैं प्रेक्षण या अवलोकन द्वारा अधिगम। दूसरा है अनुकरण द्वारा अधिगम। अनुकरण द्वारा अधिगम स्किनर ने दिया है। यह अनुकरण मतलब होता है किसी का मतलब पीछे या फॉलो करना, नकल करके सीखना। अनुकरण अर्थात नकल करके सीखना। जैसे छोटे बालक हम जिस प्रकार उनके सामने व्यवहार करेंगे तो वे भी उसी प्रकार व्यवहार करेंगे। यदि हमारा व्यवहार अच्छा है तो वे भी अच्छा व्यवहार सीखेंगे और बड़े होकर उनका भी व्यवहार अच्छा होगा। तो नकल करके सीखना अगर हम इस प्रकार सीखते हैं तो यह अनुकरण द्वारा अधिगम कहलाता है और इस विधि को स्किनर ने दिया। भूल एवं प्रयास द्वारा अधिगम, इस विधि को थॉर्नडाइक ने दिया। जैसे साइकिल चलाना, रोटी बनाना अनुकरण से नहीं सीखते बल्कि अभ्यास